जय हिंद दोस्तों। जिस चीज के लिए पूरी दुनिया डर रही थी वही हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्यूसडे को एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें रूसी सेना यूक्रेन के अंदर तक चली गई और उसके राजधानी कीव पर जाकर हमला करने लगी। इसका साफ मतलब है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया है। असल में युद्ध तो उसी दिन स्टार्ट हो गई थी जिस दिन रसिया ने यूक्रेन को 3 देशों में डिवाइड किया। अभी मंडे की रात को ही रशियन राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया और स्पीच के लास्ट में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो यूक्रेन को 3 देशों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक होगा लोहांस्क, दूसरा होगा डोनेस्क और तीसरा होगा यूक्रेन। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि आखिर रसिया को यूक्रेन को 3 देशों में डिवाइड करने से क्या मिला। तो अगर आप ध्यान से जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो जैसे ही रसिया ने लोहांस्क और डोनेस्क इन दोनों देशों को मान्यता दी, वैसे ही ये दोनों एक देश बन गए। अब अगर कोई भी देश चाहे तो दूसरे देश से ये मदद मांग सकता है कि वो आकर उसकी रक्षा करे। तो वैसे ही इन दोनों देशों ने रसिया से मदद मांगी और पहले जो रशियन आर्मी रसिया के बॉर्डर पर तैनात थी वो अब इन दोनों देशों के अंदर घुस गई और एक तरह से समझिए तो यूक्रेन के अंदर घुस गई और इंटरनल पीस के नाम पर यूक्रेन के बॉर्डर पर जाकर तैनात हो गई, यानी कि यूक्रेन और इन दोनों के देशों के बॉर्डर पर। और यहाँ पर जाकर रशियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगी। और पुतिन के इतने बड़े कदम के बाद पूरी दुनिया के कई देशों ने रसिया पर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी कोई बहुत बड़ा सैंक्शन जिससे कि सच में पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगे और रसिया के कदम वहीं पर रुक जाए, ऐसा प्रतिबंध किसी भी देश ने रसिया पर नहीं लगाया। असल में यहीं पर रसिया ने गेम खेल दिया। पुतिन ने पहले एक दाव चला और दुनिया की रिएक्शन का इंतजार किया, जैसे आप भी कभी करते होंगे। अगर अभी भी आपके सामने कोई गर्म पानी का गिलास रख दिया जाए तो सबसे पहले आप उसे छू कर चेक करेंगे कि आखिर पानी कितना गर्म है, और उसके बाद अगर पानी मिनिमम टेम्परेचर पर रहे तो आप उसे पी जाएंगे। वैसे ही पुतिन ने देखा कि उनके इतने बड़े कदम के बाद जितने भी प्रो यूक्रेन देश है वो रसिया के खिलाफ क्या क्या एक्शन लेते हैं। और फिर पुतिन ने ये कैलकुलेट किया होगा कि मुझ पर पहले से ही बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और अगर फिर मैं बाद में भी अगर यूक्रेन पर हमला करता हूँ तो मुझे इतने ही प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन सहना होगा। और अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी रशियन आर्मी ने यूक्रेन के कई मिलिट्री बेस और गवर्नमेंट एजेंसी को तबाह कर दिया। और लेकिन ये तो मानना पड़ेगा यूक्रेन की आर्मी ने भी रशियन आर्मी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पुतिन ने भी जितना सोचा होगा उससे भी ज़्यादा यूक्रेनियन आर्मी ने रशिया को नुकसान पहुँचाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लड़ाई कभी भी एक तरफा नहीं होती। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रशियन आर्मी के कंपैरिजन में यूक्रेन की आर्मी कुछ भी नहीं है। अगर आप रसिया और यूक्रेन के दोनों के मिलिट्री स्टैंड को देखेंगे तो रसिया के पास कुल अभी 29 लाख सेना है और जबकि यूक्रेन के पास 11 लाख है। और रसिया की जो एक्टिव सेना है वो 9 लाख है और यूक्रेन के पास बस 2 लाख है। और रसिया के पास जो रिजर्व सेना है वो कुल 20 लाख है और यूक्रेन के पास 9 लाख है। और रसिया के पास अटैक हेलीकॉप्टर कुल 544 है तो यूक्रेन के पास 34। और यहाँ तक कि जो एयरक्राफ्ट है वो रसिया के पास 1511 है तो इसके पास 58। और अगर आप टैंक्स को भी देखेंगे जो कि लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वो रसिया के पास 12,240 है जबकि यूक्रेन के पास 2,596। और रसिया के पास जो आर्मी व्हीकल होती है उसकी संख्या कुल 30,000 के करीब है जबकि यूक्रेन के पास 12,300 के करीब है। और आर्टिलरीज की संख्या जो कि ग्राउंड वॉर में बहुत काम आती है वो भी रसिया के पास 7,571 है जबकि यूक्रेन के पास 2,040 है। और सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम। अभी रसिया अमेरिका के बाद दुनिया पर दूसरे नंबर पर है परमाणु बम रखने के मामले में, यानी कि रसिया के पास अभी कुल 6800 परमाणु बम है, जिससे रसिया एक देश तो क्या पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे तो रसिया के इतने बड़े कदम के बाद भी कोई भी देश रसिया के विरुद्ध अपने सेना को यूक्रेन में नहीं उतारना चाहता। और हाल ही में यह खबर आई है कि यूक्रेन की आर्मी ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रसिया के साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट मारकर गिरा दिए। और रसिया के मिलिट्री ऑफिसर यही सोच रहे होंगे कि यूक्रेन ने उन्हीं के टेक्नोलॉजी से उनके साथ एयरक्राफ्ट मारकर गिरा दिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितने भी एस डिफेंस सिस्टम के मिसाइल होते हैं वो रसिया बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि S-300 आखिर यूक्रेन के पास कैसे है। तो S-300 बहुत ही पुराना मिसाइल सिस्टम है। जब USSR एक देश हुआ करता था तभी का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उस समय ये सब मिसाइलें ज़्यादातर यूक्रेन में ही बनाई जाती थी। तब यूक्रेन के पास S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इससे भी अपग्रेड कर अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस ने तैयार कर लिया है जो भारत को दे रहा है। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा।
और इसी खबर के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से ये पूछा गया कि वो यूक्रेन को एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं दिए ताकि यूक्रेन कम से कम रशियन मिलिट्री का सामना तो कर पाए, तो जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन को इसीलिए कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दिया क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो रशिया को गुस्सा आ जाता। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना कमज़ोर प्रेसिडेंट है जो दूसरे देश के डर से अपने मित्र देश को एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दे सका। और असल में कहा जाता है कि कभी भी बलि राजा की नहीं दी जाती, सिपाही की ही दी जाती है। इन इतने बड़े सुपर पावर के बीच में यूक्रेन और यूक्रेन के लोग पीस कर रह गए। असल में यूक्रेन को भी यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए था। उसको सबसे पहले धीरे धीरे अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए था। अगर एक बार वो परमाणु बम बना लेता तो किसी भी देश का इतना हिम्मत नहीं है कि यूक्रेन पर हमला कर पाता, क्योंकि आजकल के दुनिया का ये असूल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और ये जाहिर सी बात है कि इतने बड़े वॉर के चलते जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और युद्ध स्टार्ट होते ही जो पूरी दुनिया के शेयर मार्केट है वो लगातार नीचे गिरने लगे। और जो क्रूड ऑयल का प्राइस $99 प्रति बैरल को टच कर रहा था वो युद्ध स्टार्ट होने के बाद $105 प्रति बैरल तक पहुंच गया। और ये 2014 के बाद अपने हाईएस्ट प्राइस पर है, क्योंकि रसिया सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। और यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कि इंडियाज इन्फ्लेशन कंसर्न ओवर रसिया यूक्रेन वॉर, यानी कि आप समझ लीजिए कि भारत में महंगाई लगातार बढ़ने जा रही है और जो क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम का प्राइस है वो तो और भी बढ़ेगा। आप सब बस 10 मार्च तक इंतजार कीजिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन खत्म होगा, रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद आप देखिएगा कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना तेजी से भारत में बढ़ रहा है। और यूक्रेन ने भी रसिया के खिलाफ भारत से मदद की गुहार लगाई है। उधर अमेरिका ने भी भारत को कहा है कि वो रसिया को यूक्रेन के लिए समझाए। और अभी हाल ही में पीएम मोदी ने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन कॉल पर बात की है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाएं। और हो सकता है कि सभी देश मिलकर जो आगे G7 की मीटिंग होने वाली है उसमें भारत पर जरूर दबाव बनाए, लेकिन भारत को इसमें अभी तक न्यूट्रल ही है और न्यूट्रल ही रहना चाहिए। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत को इसमें किसका साथ देना चाहिए।